हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय की अगर बात करूं तो आप बोलोगे सर प्रश्नावली 6.1 में जो है हमारी क्या है, समरूपता है। फिर ये तो 6.2 में है, तो आप 6.1 क्यों नहीं पढ़ा रहे? समझिएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में त्रिभुज के इंट्रोडक्शन दे दिया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मैंने फिर आपको बता रहा हूँ मैं थेल्स प्रमेय। अब ये बताने का रीजन क्या है, समझिए। तो प्रश्नावली 6.1 में भी आपको समरूपता पढ़नी है और प्रश्नावली 6.3 में भी आपको समरूपता ही पढ़नी है। ठीक है, तो क्यों ना समरूपता फिर एक साथ पढ़ा जाए, है ना। क्या होगा कि मैं 6.1 पढ़ाऊंगा, समरूपता को समझाऊंगा आपको, फिर बीच में कौन आ जाएगा, थेल्स प्रमेय आ जाएगा 6.2। फिर उसके बाद फिर से समरूपता पढ़ोगे 6.3। तो इससे अच्छा है ना कि जो बीच का है उसको पहले ही निपटा दो, क्यों इसके में इसमें समरूपता का यूज है ही नहीं। ये बिना समरूपता के हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें समरूपता की जो कोई जरूरत नहीं पड़ती है थेल्स में, इसलिए हम 6.1 और 6.3 को एक साथ करें। ठीक है, आओ बात करें। तो थेल्स प्रमेय की अगर बात करें तो बोलती क्या है, देखो समझो। तो थेल्स प्रमेय का एक दूसरा नाम भी है, थेल्स प्रमेय का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, यानी कि इसको आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो, शॉर्ट में जो है ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का जो है इंग्लिश में मीनिंग होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक का बी ले लेते हैं हम, और प्रोपोर्शनलिटी का पी ले लेते हैं, और थ्योरम का टी। तो इसका शॉर्ट में नाम हो जाता है बीपीटी। बीपीटी, ठीक है, क्या नाम हो जाता है उसका, बीपीटी भी इसको हम बोलते हैं। तो मैं पूरी प्रश्नावली में बीपीटी ही यूज करूंगा, बीपीटी ही बोलूंगा। तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय की बात कर रहे हैं। इसका शॉर्ट में ही नाम ही है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में नाम यूज करेंगे, पूरा क्यों लिखेंगे, थेल्स प्रमेय हिंदी में क्यों लिखना है, 3 शब्द बस, खत्म कहानी। ठीक है, तो अगर बात करें थेल्स प्रमेय बोलती क्या है, ठीक है, तो ये जो आपके सामने पूरी एक कहानी लिखी हुई है, इसका कथन लिखा हुआ है कि थेल्स प्रमेय ये बोलती है। ठीक है, तो मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, कुछ भी समझ नहीं आया होगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा कैसे, आओ देखो। तो मैं आपके समझे, ध्यान समझिएगा, ये बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पे बोल रहा है किसी त्रिभुज की बात कर रहा है। तो किसी त्रिभुज का मतलब है कोई सा भी त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषम विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण, ठीक है, हदिक कोण त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज दुनिया का, ठीक है, हो, तो उसके लिए ये अप्लाई है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में आप थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसने बोला है किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ आपके सामने। मैं आप क्या करता हूँ, आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, ये इसका नाम रखा मैंने ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें से आप कोई भी एक भुजा पकड़ लो। मैंने भुजा पकड़ ली बी सी। अब बी सी भुजा पकड़ी और इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी। ये मैंने क्या किया, इस बी सी के समांतर एक रेखा खींच दी। खींच दी कि नहीं खींच दी, आप बोलोगे हाँ खींच दी। अब बीसी के समांतर जब मैंने ये रेखा खींची है, तो बीसी के अलावा अन्य दो भुजा कौन सी बची, तो आप बोलोगे ए बी और ए सी बची। ए बी और ए सी बची, तो आप देखो तो अन्य दो भुजाएं यानी कि ए बी और ए सी को ये क्या कर रही है, काटते हुए जा रही है कि नहीं जा रही है। आप बोलोगे सर हाँ काट रही है, ए बी को तो यहाँ पे काट रही है, और ये ए सी को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। काट रही है नहीं काट रही है, यानी कि बीसी के समांतर खींची थी हमने ये रेखा, और बीसी के अलावा अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को, ये जो है ए बी को इस बिंदु पर और ए सी को इस बिंदु पर काट रही है। काट रही है ना। अब मान लो मैंने ये जो बिंदु पर काट रही है इसको नाम दे दिया डी बिंदु, और इस बिंदु पर काट रही मैंने इस नाम बिंदु को नाम दे दिया ए बिंदु। ठीक है, दे दिया। तो अब क्या करते हैं, देखो समझिएगा, अगर ये पूरी रेखा, यानी कि जो पूरी रेखा अगर बीसी के समांतर है, बीसी के समांतर है, तो इसका एक टुकड़ा भी फिर समांतर होगा भाई। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका एक टुकड़ा भी तो समांतर होगा आपस में, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से हटा दो, इधर से,
इधर से हटा तो इस रेखा का डी टुकड़ा बचा। ये जो टुकड़ा है कौन सा, डी ई टुकड़ा बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे सर हाँ बचा। तो ये भी जो टुकड़ा है डी बीसी के समांतर होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो डी जो टुकड़ा है ये भी जो है बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, हमने जो है ये खींच लिया, इसके समांतर खींच लिया। अब थेल्स प्रमेय यहाँ पे बोलती है, क्या बोलती है, अगर ये इसके डी समांतर है बीसी के तो ये अन्य दो भुजाएं यानी कि ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब है जो एडी, देखो ये जो ए बी भुजा है कितने हिस्सों में विभाजित हो रही है? दो हिस्सों में। एक तो डी ई हिस्सा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, और एक यहाँ से लेकर डी से लेकर बी तक का हिस्सा। इसके दो इससे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सर हो रहे हैं। दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है ना ये बिंदु, एक उधर का ऊपर का एक नीचे का। ऐसे यहाँ पे ये बिंदु है, एक ऊपर का हिस्सा इसको एसी जो भुजा है ऊपर के हिस्से और एक नीचे के हिस्से में व्याहत कर रहा है। आप बोलो सर हाँ कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो थेल्स प्रमेय ये बोलती है कि ये व्याहत कर रहा है तो अन्य दो भुजा यानी कि ए बी और एसी का अनुपात यानी कि एडी एडी ये टुकड़ा है और इस नीचे वाला टुकड़ा एडी डीबी। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला टुकड़ा इसके नीचे का टुकड़ा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा के ऊपर का टुकड़ा और इसी भुजा के नीचे का टुकड़ा यानी कि ईसी के बराबर होगा। ये बोलती है थ्रेसर। तो थ्रेसर में ये बोलती है अगर ये इसके समांतर है तो ये अन्य दो भुजाएं जो बच रही हैं उनमें ऊपर का टुकड़ा बट्टे नीचे का टुकड़ा बराबर होगा ऊपर का टुकड़ा बट्टे नीचे के टुकड़े के बराबर होगा। तो बस यही थेल्स प्रमेय बोलती है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सा है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली चैप्टर में। ठीक है, एक चीज समझो यहाँ पे, अब आओ क्या समझिएगा ध्यान से। जरूरी नहीं है ऊपर का टुकड़ा बट्टे नीचे का टुकड़ा लो, जैसे ऊपर का टुकड़ा एडी बट्टे नीचे का टुकड़ा डीबी बराबर इस भुजा का ऊपर का टुकड़ा और इस भुजा का नीचे का टुकड़ा। जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या कैसे, नीचे का टुकड़ा डीबी, नीचे का टुकड़ा इस भुजा का क्या है डीबी, इसके ऊपर का टुकड़ा बट्टे एडी बराबर होगा इसके नीचे का टुकड़ा ईसी बट्टे इसके ऊपर के टुकड़े के ए के बराबर होगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर बट्टे नीचे लो, ऊपर बट्टे नीचे लो, आप नीचे बट्टे ऊपर नीचे बट्टे ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन एक ही क्रम में लेना है। क्रम क्या है, अगर आप ऊपर बट्टे नीचे ले रहे हो इस भुजा को, उस भुजा को भी ऊपर बट्टे नीचे ही लेना पड़ेगा तो ही सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नीचे बट्टे ऊपर ले रहा हूँ, इधर भी आपको नीचे बट्टे ऊपर ही लेना पड़ेगा तो ही सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि इस भुजा को तो ऊपर बट्टे नीचे ले लिया और इस भुजा को नीचे बट्टे ऊपर ले लिया, तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। क्या है, ये दोनों बातें हमारी एक ही हैं। तो ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, यानी कि ये इसका उल्टा ही तो है। देखो एडी बट्टे डीबी, एडी नीचे आ गया डी ऊपर चला गया, देखो ए नीचे आ गया और ईसी ये एसी जो ऊपर चला गया, फिर उल्टा ही तो हो गया बस। है दोनों बात एक ही, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यही बोलती है हमारी थेल्स प्रमेय। तो और जी क्या है, किसी भी त्रिभुज में काम कर सकते हो इससे, कोई सा भी त्रिभुज इसमें ये लग जाती है, कोई सा भी त्रिभुज हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, तो मैंने हम यहाँ पे क्या किया, बीसी के समांतर खींची। आप किसी भी भुजा के समांतर खींच सकते हो। तो मैं इसी त्रिभुज को द्वारा बनाता हूँ, इसी त्रिभुज को मैं क्या करता हूँ द्वारा बनाता हूँ, ए बी सी ये बनाया। अभी मैंने जो बीसी के समांतर खींची थी, खींची थी नहीं खींची थी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ ए बी के समांतर खींच के बताता हूँ आपको। तो मैंने जो है ये ए बी के समांतर खींच दी, ए बी के समांतर भी तो खींच सकता हूँ मैं इसको। तो बस मैं इसका एक टुकड़ा ले लूंगा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे ये दोनों इन दो भुजाओं को कट कर रही है। तो मान लो यहाँ पे ये डी बिंदु पर कट कर रही है इसको, यहाँ पे ये ई बिंदु पर कट कर रही है। तो मैंने जो डी ई यहाँ पे जो है डी ई समांतर खींची किसके, ए बी के, ए बी भुजा की तो समांतर है भाई, ये किसके समांतर है, डी ए बी के समांतर है। ठीक है, इसके समांतर ये खींची है मैंने। तो तो आप कैसे भी ले लो, इस भुजा का ये वाला टुकड़ा बट्टे इसका नीचे का टुकड़ा, यानी कि ऊपर बट्टे नीचे, तो ऊपर वाला हिस्सा डी ए डी बट्टे बी सी।
ठीक है, सॉरी डीसी है ना, एडी बट्टे डीसी बराबर होगा, ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला ले आया तो इसका भी ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला, यानी कि बी बट्टे ईसी। तो यही तो थेरम प्रमेय बोलती है, ऊपर वाला बट्टे नीचे, ऊपर वाला बट्टे नीचे क्या होगा, बराबर होगा। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये वाला नीचे वाला बट्टे ऊपर वाला, यानी कि डीसी डीसी बट्टे एडी, ऐसे ही बोल सकते हो। बराबर होगा नीचे वाला बट्टे ऊपर वाला, यानी कि सी या ईसी कुछ भी लिखो आप, ये वाला टुकड़ा ना ईसी बट्टे बीई बराबर होगा बीई, क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे कि नहीं समझे बताओ, बस ध्यान रखना क्रम से लेना है, ऊपर वाला ले लो नीचे वाला, उधर का भी ऊपर वाला नीचे वाला, अगर नीचे वाला ऊपर वाले रहो तो उधर का भी नीचे वाला ऊपर वाला ही लेना। समझे कि नहीं समझे, तो इस यही तो बोलते बस थेल्सर में, इतना ही है इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बीसी के समांतर ले ली, एबी के समांतर ले ली, अब एसी के भी समांतर लेके बता दूं आपको। देखो एसी के भी आप समांतर ले सकते हो, तो ए बी सी ये मेरा त्रिभुज है। अब मैं क्या करूंगा, बीसी के ले ली, एबी के ले ली, अब मैं एसी के समांतर लोगे तो एसी के समांतर लोगे तो कुछ इस प्रकार से काटते हुए जाएगी इन दो भुजाओं को। तो एसी के समांतर ले रहे हो तो अन्य दो भुजाएं यही तो हैं, इनको काटेगी, इनको काटते जा रही है, तो बिंदु यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो बस मैं इतना ही टुकड़ा ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ये काट रही है डी पर और यहाँ पे काट रही है ई पर, ठीक है। अब इस भुजा का यहाँ पे मुझे पता है कि डी ई है, समांतर मैंने किसके लिए, एसी के। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, ये जो भुजा है इसके जो दो टुकड़े हो रहे हैं, मैंने लिया ये वाला टुकड़ा, देखो ये वाला, तो एडी टुकड़ा है, इसके नीचे का टुकड़ा कौन सा है, डीबी, बराबर होगा, इधर का लिया तो ऐसे ही इधर साइड भी जो दूसरी भुजा का भी इधर का ही लेना पड़ेगा, ईसी बट्टे इसके नीचे का कौन सा आ गया, बी, बराबर होगा, ये बोलती है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, यहाँ तो नीचे का बट्टे ऊपर का, नीचे का डीबी बट्टे ऊपर का क्या है, डी ए, बराबर होगा नीचे का बी, ठीक है, बट्टे ऊपर का ई सी। बात एक ही, बस ये उल्टा लिख जाता है, क्या है, ये भी उल्टा लिख जाता है, ये भी उल्टा लिख जाता है। तो थेल्स प्रमेय यही बोलती है और कुछ भी नहीं है। आप किसी भी भुजा के, जैसे यहाँ पे मैंने तीनों भुजा के समांतर खींच के बताई है और किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। बस इतना ही थेल्स प्रमेय बोलती है, यही तो बोल रही है कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा के यानी कि आप कोई सी भी एक भुजा ले लो, समांतर अन्य दो भुजाओं को, जैसे इस भुजा के समांतर खींची है तो अन्य दो भुजा ये वाली, तो अन्य दो भुजाओं को काटने के लिए एक रेखा खींची, अभी रेखा खींची थी, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को, यानी इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये वाली भुजा का अनुपात ये हो गया और इस वाली भुजा का अनुपात ये क्या आएगा, बराबर आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो यही बोलती है थेल्स प्रमेय। तो लैंग्वेज पढ़ने में शायद आपको लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि ध्यान समझना, थेल्स प्रमेय में हमें देगा अनुपात, क्या देगा, समांतर देगा, क्या देगा, समांतर देगा, और हमें ये बताना पड़ता है, इसमें समांतर देगा, हमें बस ये बताना पड़ता है, समांतर देगा हमें, इसमें अनुपात बताना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना होता। थेल्स प्रमेय सब इतना सा बोलती है, ठीक है। इतनी सी अगर बात क्लियर है तो मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे आपको जो है, जब आप इस पे क्वेश्चन करोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। समझे कि नहीं समझे, अगर इतना समझ आ गया है तो आपको एक क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने जो है, मैंने प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा थेल्स प्रमेय पर ही आधारित है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय पर ही आधारित है, आओ देखो कैसे हल करना है, इसको देखते हैं। तो उसने बोला है कि आकृति 6.17, यानी कि ये उसमें बुक में ये आकृति दे रखी है दोनों 6.17 नाम से, ठीक है। और उसने बोला है कि आकृति 6.17 पहली और दूसरी में, पहली आकृति ये, दूसरी आकृति ये में डीई समांतर बीसी है, यानी कि पहली आकृति में देखोगे तो जो डीई भुजाएं किसके समांतर दे रखी है, बीसी के, और दूसरी वाली में भी डीई समांतर दे रखी है बीसी के, ठीक है। तो दोनों में डीई समांतर बीसी ही दे रखा है, ओके। अब बोला है पहली में ईसी और दूसरी में एडी ज्ञात कीजिए।
पहली में ईसी, ईसी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा, ये ज्ञात करना है ईसी। ठीक है, और दूसरी में सेकंड में एडी, एडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ज्ञात करना। ठीक है, कर लेंगे भाई। तो अभी तो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, तो थेल्स प्रमेय पढ़ी है, तो इसमें अगर पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए इसमें, तो क्या दिया है वो समझो, क्या दिया है। तो इसने जो हमें दिया है कि डीई समांतर है, डीई समांतर दे रखी किसके, बीसी के, किसके समांतर है ये, बीसी के। ठीक है, तो अगर समांतर है, अगर त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर का कोई रेखा है, तो वहां पे कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को हम इंग्लिश में मैंने बताया था क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको हम बीपीटी यूज करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे बीपीटी बोलूंगा। तो ये समानता दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ बीपीटी से, किससे, बीपीटी से, यानी कि थेल्स प्रमेय से। क्या बोल सकता हूँ समझो, तो बीपीटी से ये बोल सकता हूँ यार ये इसके समांतर है, तो ऊपर का हिस्सा इस भुजा का, इधर की साइड की भुजा का ऊपर का हिस्सा यानी कि यहाँ से एडी, इसके नीचे का हिस्सा यानी कि डीबी, बराबर होगा इस भुजा यानी कि एई भुजा बट्टे ईसी के। ये बोलती है कि नहीं बोलती है थेल्स प्रमेय, आप बोलो सर हाँ बोलती, बोलती है ना। ठीक है, बस आप यहाँ पे क्या करना है, अब इनके मान रख दो, यहाँ पे जो आपको मान पता है इसमें रख दो। अब देखो यहाँ पे एडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एडी है, एडी का मान पता है 1.5, रख दो इसमें 1.5। अब डीबी, डीबा डीबी के मान पता है आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, रख दो यहाँ पे, सिंपल। अब एई, एई का भी मान पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, लेकिन ईसी का मान नहीं पता है, ईसी तो हमें ज्ञात ही करना है, तो इसी को इसी बना रहने दो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो 1.5 का दुगुना तो होता है 3 भैया, 1.5 का दुगुना ही तो है ये 3, तो यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1/2 बराबर क्या है ये, 1/ईसी। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर लो, कैंची गुणा करोगे इसका इसमें करोगे, है ना, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, ईसी बराबर 2 का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, ईसी बराबर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। वो भी किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो किसमें आएगा ये, सेंटीमीटर। तो ईसी की जो लंबाई आ गई, कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से निकालना है ऐसे सवालों को। तो यही तो यूज है थेल्स प्रमेय का, अगर ये दे रखा है तो बाई पीपीटी में ये बोल सकते हैं कि अनुपात बराबर है, और अनुपात हमें अगर दे रखे हैं तो इसमें रखो, जो नहीं दे रखा है उसको निकाल दो, बस ऐसे इसको करना है हल। देखो इसको भी अगर हल करोगे तो क्या बोल रहा है, समझते हैं। तो इसमें अभी बोल रहा है क्या, डी समांतर है बीसी, क्या दिया है इसमें, दिया है डी समांतर है बीसी के। अभी हमें पता है कि बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी से अगर बात करें हम, तो बीपीटी से हमें क्या पता चलता है, अगर डी समांतर है बीसी के, तो ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा एडी बट्टे नीचे का हिस्सा डीबी बराबर होगा ऊपर का हिस्सा है दूसरी को आके ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा ईसी। होगा कि नहीं होगा, आप बोलो सर हाँ होगा। बस इसमें आपको जो मान पता है वो यहाँ पे रखो। अब देखो यहाँ पे एडी, तो एडी का तो हमें ज्ञात ही करना है ना, दूसरे वाले में एडी ज्ञात करनी है, एडी तो ज्ञात करनी है। तो एडी तो हमें नहीं पता है, तो एडी नहीं पता है, इसको क्यों छेड़े भाई, एडी बना रहने दो। अब डी की बी की बात करें तो डी भी तो आपको पता है, ये वाला हिस्सा कितना है, 7.2 बराबर ए, ए हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 1.8, ये भी पता है आपको, बट ईसी, ईसी भी आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ईसी तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5.4, कितना है, 5.4 है। बस इसको क्या करना है, हल करना है। तो आओ करते हैं, देखो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ऊपर नीचे इसमें भी सेम अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी एक अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। देखो 18 से ये गया, एक बार 18 तिया 54, 3 बार ये गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 का एडी में हो जाएगा, यानी कि 3 एडी आएगा बराबर 7.2 का इधर गुणा करो तो 7.2 ही आएगा, क्योंकि एक में गुणा हो रहा है। अब एडी जब आप ज्ञात करोगे तो 7.2 3 आएगा भाग में। अब एडी बराबर 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट भी आना। और सेंटीमीटर में तो ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, तो एडी का ये आ गया। तो इस तरीके से इसमें एडी ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से थेल्स प्रमेय से
क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हो। तो आई थिंक जो है आपको जो है थेल्स प्रमेय समझ आ गई होगी कि थेल्स प्रमेय बोलती क्या है और इस पे जो है क्वेश्चन कैसे किया जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो। ठीक है, कैसे यूज करना है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसकी उल्टी प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। जैसे दिन का रात होता है उल्टा और रात का दिन होता है, ऐसे इसमें थेल्स प्रमेय का उल्टा होता है और उल्टे का सीधा भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, तो अब चलते हैं हम थेल्स प्रमेय के विलोम पर। ठीक है, अभी हम जो देखा, हमने क्या देखा कि थेल्स प्रमेय होती क्या है। ठीक है, और थेल्स प्रमेय में हमने क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय का उल्टा, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है आपको ये समझना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय होती क्या है, जब तो आपको थेल्स प्रमेय का विलोम समझ आएगा उल्टा। समझे कि नहीं समझे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिन दिन होता क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि रात, इसका उल्टा रात क्या है। समझे कि नहीं समझे, समझे आई। तो जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है, एक आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है। मैंने बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींची, ये खींची, तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजा बीसी के समांतर खींची है। अब बीसी के समांतर खींची है तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी पर, यहाँ पे इसको बिंदु ई पर काट रही है कि नहीं काट रही है, आप बोलोगे हाँ काट रही है। तो थेल्स प्रमेय ये बोलती है, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, थेल्स प्रमेय ये बोलती है अगर डी समांतर है बीसी के, ठीक है, तो बीपीटी, थेल्स प्रमेय को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपीटी। तो बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी से हमें पता चलता है कि ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा, यानी कि इधर की साइड का और उधर की साइड का। ठीक है, इधर की साइड का, इधर की साइड का ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा बराबर होता है इधर की साइड के ऊपर का हिस्सा ए बटे नीचे का हिस्सा ईसी के। तो ये बोलती है हमारी थेल्स प्रमेय। तो ये तो हमारी क्या है, थेल्स, ये जो है हमारी है थेल्स, ये बोलती है थेल्स प्रमेय। ठीक है, लेकिन थेल्स विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, तो बस इसी का उल्टा है। यानी कि जब इधर से आप आ रहे हो, पहले आपको ये पता है कि इसके ये समांतर है, तो आपको ये पता चल रहा है। ठीक है, अब उल्टा चलो, अब नीचे से जाओ ऊपर, यानी कि अब आपको ये पता है, अब आपको ये पता है, अनुपात पता है। अनुपात आपको पता है तो आप ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, अगर आप ये बोल पा रहे हो, अगर आप ये बोल पा रहे हो कि ये दोनों समांतर हैं तो ये अनुपात बराबर है, तो आप इसका उल्टा ये भी तो बोल सकते हो कि ये अनुपात बराबर है तो ये समांतर है। ये अगर समांतर है और तो अनुपात बराबर है, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये समांतर भी तो होगी फिर। ये अनुपात तो जब ही बराबर हो सकता है जब ये समांतर हो। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो है उल्टा, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये भुजा भी क्या होंगी, समांतर होंगी, यही बोलती है हमारी थेल्स प्रमेय। आप पढ़ के भी देख सकते हो क्या, यदि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि एक रेखा डी है, तो त्रिभुज की ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि इधर का अनुपात और इस भुजा के इधर का अनुपात, यानी कि एडी बट्टे डी, इस भुजा का अनुपात ए बट्टे ईसी बराबर है कि नहीं बराबर है, यानी कि एक ही अनुपात में व्याप्त कर रहे हैं, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। समझिएगा, ये भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये भुजा तीसरी भुजा कौन सी बची फिर, बीसी, तो बीसी की तो क्या होगी, समांतर होगी, यही तो बोल रहा है वो। बस इतना ही, समझे कि नहीं समझे, यानी कि सिंपल सा आपको देगा क्या, देखो आप, ये आपका त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, मान लो ये जो एक रेखा है, ये रेखा है डी ई, ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं को यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो ये वाली जो भुजा है इसका अनुपात, इसका जो अनुपात आएगा एडी बट्टे डीबी, ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा बराबर दे रखा है ए बट्टे ए बट्टे ई सी, यानी कि ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे हिस्से के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है।
तो आप बोल सकते हो क्या, तो आप बोल सकते हो कि डी जो है समांतर होगी किसके, बीसी। डी समांतर होगी किसके, बीसी के। तो बस यही तो है, यही तो है थेल्स का विलोम, थेल्स विलोम, यही तो है थेल्स विलोम। बस उल्टा कर दिया इसका। जब आप ये बोल पा रहे हो कि ये इसके समांतर है तो इनका अनुपात बराबर है, तो बस यहाँ पे अगर ये अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर भी तो होगी, बस इतना है। यानी कि थेल्स प्रमेय में हमें समांतर देगा, अनुपात बताते हैं, और थेल्स प्रमेय विलोम में, थेल्स का विलोम में हमें अनुपात बराबर देगा और समांतर बता। समझे कि नहीं समझे? आपके सामने मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं, ए बी सी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी के समांतर खींच दी है, ए बी के समांतर खींच दी, ए बी के समांतर खींचे, ध्यान रखना। यहाँ पे ये इसको इस पे कट कर रही है, मान लो यहाँ पे ये इसको कट कर रही है डी पर, और इसको ये कट कर रही है ई पर, और हमें इतना पता है कि जो डी सी बट्टे एडी ले लो या एडी बट्टे डी सी, कुछ भी ले लो, एडी बट्टे डी सी, यानी कि इस भुजा का जो अनुपात है, एसी भुजा का अनुपात एडी बट्टे डी सी, वो बराबर है बीई बट्टे ईसी के। अगर हमें इतना पता है कि ये अनुपात किससे हो रहा है, यही तो भुजा इनका अनुपात बना रही है, कि दो हिस्सों में का बना रही है, इसको भी दो हिस्से में बांट रही है, ठीक है। तो यही तो भुजा, तो अगर ये अनुपात बराबर है तो ये डीई जो है किसके समांतर होगी भाई, इसके ए बी के। डीई किसके समांतर होगी, ए बी के समांतर होगी, बस यही था इस पर मेगा बिलो। समझे कि नहीं समझे? तो थेल्स प्रमेय में हमें समांतर देगा, अनुपात बताते हैं, और थेल्स विलोम में हमें अनुपात बराबर देगा और समांतर बताते हैं। इतनी सी बात है बस थेल्स प्रमेय के विलोम में। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो क्यों ना इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, जिससे आपको चीजें और भी क्लियर हो, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ आ गया, बस इतना ध्यान रखना, थेल्स प्रमेय में समांतर देगा, अनुपात बताते हैं, और थेल्स विलोम में अनुपात बराबर देगा, समांतर बता, ठीक है। तो चलिए फिर इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने जो दे रखा है वो दे रखा है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये जो क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन जो किस पर आधारित है, किस पर आधारित नहीं है, तो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे समझिए, मैंने आपको बताया तो थेल्स प्रमेय बताई, क्या बताया, थेल्स प्रमेय बताई, और मैंने आपको बताया थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम बताया, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि कोई अगर त्रिभुज है, क्या, कोई अगर त्रिभुज है ए बी सी, है ना, बीसी के समांतर अगर कोई भुजा है, बीसी के समांतर अगर कोई भुजा है, ये मान लो डी, क्या है, डी, यानी कि थेल्स प्रमेय बोलती है डी समांतर है बीसी के, क्या है, समांतर है। तो तो अब ये जो समांतर भुजा है, जो अन्य दो भुजाएं यानी कि ए बी और एसी को दो जगह पे काट रही है, एक तो यहाँ पे काट रही है, और दो टुकड़ों में बांट रही है, एक टुकड़ा इसका ये वाला, ऐसे इसके दो टुकड़े हो रहे हैं ए और ईसी। तो इन दो टुकड़ों का जो अनुपात है, यानी कि इधर इस भुजा का टुकड़ा, इस भुजा के टुकड़े यानी कि एडी बट्टे डीबी का जो अनुपात है, ऐसे इस भुजा के टुकड़े यानी कि ए बट्टे ईसी का जो अनुपात है वो बराबर होगा। ये तो बोलती है थेल्स प्रमेय कि अनुपात देगा, इसमें ध्यान समझना, इसमें क्या है, इसमें थेल्स प्रमेय में क्या होता है, समांतर भुजा देगा, समांतर भुजा देगा, देगा, और अनुपात पूछेगा, अनुपात पूछेगा, ये बात है। समांतर दे रखी है और ये बताना है बस। लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम में इसका उल्टा है, क्या है, इसका उल्टा है। तो इसमें क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम में समझिएगा,
बोलेगा कि ये जो डी भुजा है, ये डी भुजा है, ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है, यानी कि एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर है ए बट्टे ईसी, ए बट्टे ईसी। तो ये बोलते हैं थेल्स प्रमेय कि अगर ये अनुपात बराबर है तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो अनुपात आ रहा है किन की वजह से आ रहा है, डी की वजह से आ रहा है। तो डी किसके समांतर होगी, फिर किसके समांतर दिख रही है आपको, बीसी के, किसके समांतर होगी, बीसी। तो ये बोलता है, यानी कि इसमें थेल्स प्रमेय में अनुपात देगा, अनुपात देगा और ज्ञात क्या करना होता है, समांतर बतानी होती है मुझे, समांतर ज्ञात करनी होती है। जैसे यहाँ पर समझो, थेल्स प्रमेय में समांतर भुजा देगा, अनुपात पूछेगा, और विलोम में क्या देगा, अनुपात देगा, समांतर पूछेगा। तो इसमें देखो आप, तो क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। तो कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी पर, पी क्यू भुजा और पी पर क्रमशः बिंदु ए और एफ स्थित है, यानी कि पी क्यू पर कोई बिंदु ए स्थित है और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है, पहली मैंने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए बताइए कि क्या ई एफ, ई एफ, ई एफ यानी कि इन दोनों को मिला दोगे तभी तो बनेगी ई एफ, ये आ गई ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ समांतर है क्यू आर, यानी कि जो ई एफ है किसके समांतर है, क्यू आर के, भाई ये बतानी है, क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, हमें ये बतानी है, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें समांतर बतानी है, और समांतर ज्ञात करने के लिए हमें लगाते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, और अनुपात ज्ञात करने के लिए लगाते हैं थेल्स प्रमेय। तो यहां से हमें पता चला कि अगर समांतर पूछ रहा है तो विलोम लगाएंगे, अगर अनुपात पूछ रहा है तो थेल्स लगाएंगे, बस। समझे कि नहीं समझे, तो मुझे यहां से पता चला कि ये भाई समांतर पूछ रहा है तो कौन सी लगेगी, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। क्लियर है इतनी सी बात, आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है, ठीक है। आओ करते हैं फिर पहले क्वेश्चन को, इसको, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहला तो मैंने आपके सामने लिखा ही है, ये रहा, ठीक है। तो पहले को हल करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है, तो बना लेते हैं ना इसको, यहाँ पे इधर साइड में बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी पर बिंदु ई है और इस पे बिंदु एफ है, और इन दोनों बिंदुओं को इसने मिला दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि पीई, यहाँ पे ये पीई हमें दे रखा है, पी कितना दे रखा है 3.9, और ई क्यू यानी कि ये वाला दे रखा है 3, और पी एफ यानी कि ये दे रखा है 3.6, एफ आर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 2.6। अब ये जो भुजा है इस भुजा को दो दो हिस्सों में बांट रही है, पीई और ई क्यू में, तो लिखो यहाँ पे जालन के हिस्से का अनुपात निकाल लो ना, इस हिस्से का अनुपात निकाल लो, पी बट्टे ई क्यू, पी बट्टे ई क्यू निकालो आप। जब ये निकालोगे अनुपात, तो पी कितना है भाई 3.9 है, और ई क्यू कितना है भाई 3 है, यही तो है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई 1.3 बार कटेगा, आप बोलो सर हाँ कट, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे ही ये भुजा इस वाली भुजा को दो हिस्सों में बांट रही है, पी एफ और एफ आर, तो इनका भी निकाल लो, तो पी एफ बट्टे एफ आर का अनुपात निकालो भाई, निकाल लेते हैं, देखो। तो पी एफ कितनी है, यहाँ पर रखो इसका मान 3.6, और एफ आर कितनी है 2.4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम अंक बाद पॉइंट है तो कैंसिल हो गया, ऊपर ला देखो तो 12 ते 36, और ये 12 दून 24, ये आ गया, ठीक है। क्या आप ये बताओ, ये अनुपात बराबर दिख रहा है,
इधर की साइड का जो अनुपात आ रहा है 1.3, यानी कि अगर पॉइंट को भी हटा दोगे तो बट्टे में 10 आएगा, और यहाँ पे अभी तो कट भी नहीं रहे हैं, तो और सरल हो। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये अनुपात 3/2 आ रहा है, तो यानी कि हमें 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि जो पीई बट्टे ई क्यू है, ये जो अनुपात है वो पी आर पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर ही नहीं है। बराबर के साइड को जब कट कर दे उसका मतलब क्या, बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर ही नहीं है, इधर की साइड का उधर की साइड का अनुपात बराबर ही नहीं है, तो ए एफ किसके समांतर नहीं होगी ना, क्यू आर के समांतर नहीं हो सकती, तो बराबर होती जब होगी ना। ठीक है, जब ये बराबर ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है, नहीं है, ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। यहाँ वैसे भी बोल सकते हो कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता तो हम लगा देते, क्या लगा देते भाई, टेल्स का विलोम। अब ये बराबर ही नहीं है तो कैसे समांतर हो जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हमें पहले तो भुजाओं का अनुपात निकालना, जैसे ये निकाला, फिर देखो तो ये क्या अनुपात बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो समांतर नहीं है, अगर आ रहे होते तो होते। समझे कि नहीं समझे। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। तो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये दे रखा है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो पीई बराबर 4, तो पीई यहाँ से आता कितनी है, 4 की है, और क्यूई यानी कि ये वाली क्यूई है, ई क्यू बोलो कितनी है, 4.5 की है, और पी एफ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 है, और आर एफ यानी कि ये वाली एफ आर बोलो कितनी है, 9 आर पूछी बोलो। ठीक है, 9 दे रखी है। अब बस हमें अनुपात बताना है, तो ये जो ई एफ ही तो बांट रही है इन दोनों भुजाओं के दो टुकड़ों में, तो इन दोनों टुकड़ों का अनुपात यानी कि ऊपर का हिस्सा पीई बट्टे नीचे का हिस्सा ई क्यू कितना आएगा, देखो पीई कितना है, 4 है, और ई क्यू यानी कि यहाँ क्यू ई बोलो 4.5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पॉइंट अगर हटाओगे यहाँ से, अगर आप पॉइंट हटाओगे नीचे से तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब काटोगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से क्यों काटनी है, 5 से कट रही है, 5 से ऊपर वाली 8 वें, 5 से नीचे वाली 9 वें, तो 8/9 आ रहा है इसका। ठीक है, क्या उधर की साइड का अनुपात वही आ रहा है, तो ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा निकालते हैं, तो पी एफ बट्टे एफ आर, यही तो होगा उधर का अनुपात। तो उसमें पी एफ कितना है, तो आप बोलोगे 8 है, और एफ आर कितना है, 9 है, ये तो वही आ रहा है। देखो, तो इसका भी अनुपात 8/9 है, इसका भी अनुपात 8/9 है, तो 1 व 2 से क्या पता चल रहा है भाई, 1 व 2 से क्या पता चल रहा है, 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है, इन दोनों के मान भी बराबर आ रहे हैं, तो मान बराबर है तो ये बराबर होंगे ना। तो यानी कि हमें पता चला कि पीई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, यानी कि ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर है, तो वहां पे अगर अनुपात बराबर दे रखा होता है तो वहां पे विलोम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विलोम। तो बोलेंगे बीपीटी क्या है, थेल्स प्रमेय, बीपीटी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, लेकिन हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, का विलोम से। तो बीपीटी के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, तो ई एफ समांतर क्यू आर है, सिंपल। इस तरीके से अनुपात बराबर है तो विलोम से हमें ये बता सकते हैं कि ये समांतर हो गए। समझे कि नहीं समझे। तो समांतर कौन बताता है, समांतर बताता है थेल्स प्रमेय का विलोम, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसका ऐसा ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी हल कर लेते हैं बिना देरी के। तो चलिए फिर देखते हैं। ठीक, अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट दे रखा है। ठीक है, और इसकी बात करें तो देखो बोल क्या है, तो इसमें बोल रहा है कि पी क्यू इतनी है, पी क्यू, पी क्यू यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये पूरी पी क्यू, तो ये पूरी दे रखी है यहां से लेकर यहां तक की पी क्यू दे रखी है हमें कितनी, 1.28।
ठीक है, ये पूरी दे रखी है। और पी आर यानी कि यहां से लेकर ये वाली साइड, पी आर ये पूरी दे रखी है, ये वाली पूरी साइड दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.5। ठीक है, और फिर दे रखा है पीई। पीई यहां से लेकर यहां तक दे रखा है, 0.18 दे रखी है। और पी एफ यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये दे रखा है 0.3 ये दे रखा है। लेकिन जब आप अनुपात निकालते हैं तो पीई बट्टे ई क्यू यानी कि ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला बराबर, इधर भी ऊपर वाला बट्टे वाला नीचे वाला निकालते हैं। लेकिन जब अनुपात निकालेंगे कैसे, जब ये पता है लेकिन ये तो पता ही नहीं है, इसमें भी ये पता है लेकिन ये नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? तो आओ समझो, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। ये समझिए, अगर मुझे ये पूरा टुकड़ा पता है और इसका ये टुकड़ा पता है तो ये तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो ना आप। क्यों भाई? ये पूरी साइड जो है पी क्यू किन दो टुकड़ों से मिलकर बनी है? पी ए और ई क्यू से। यानी कि पी ई और ई क्यू इन दोनों टुकड़ों को जब आप मिलाओगे तो आपको कौन सी साइड मिलेगी? पी क्यू, पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जिसमें से आपको पीई पता है कितना है? 0.18। लेकिन ई क्यू नहीं पता है तो मत छेड़ो उसे। पी क्यू भी पता है आपको कितना है, इतना है 1.28। क्या आप यहाँ से ई क्यू नहीं निकाल सकते? जब ई क्यू निकालोगे तो 1.28 में से घटेगा इधर आके 0.18, ये घट जाएगा। तो ई क्यू बराबर, जब इसमें से इसको घटाओगे 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, पॉइंट आएगा और फिर 1 आएगा, यानी कि 1.10 सेंटीमीटर आ गई ई क्यू। तो इस तरीके से आप ई क्यू निकाल लो। तो ये कितनी आ गई? 1.10। ऐसे ही आपको एफ आर निकालनी है। जब एफ आर निकालोगे तो ये किन दो टुकड़ों से मिलकर बनी है? तो पी एफ और एफ आर से मिलकर बनी है पी आर। ठीक है, तो आओ समझो, तो जो पी आर है, पी एफ और एफ आर से मिलके कौन बन रही है भाई? पी आर बन रही है। पी एफ आपको पता है, पी एफ आपको पता है 0.36। ये नहीं पता हमें, एफ आर नहीं पता ना। बराबर पी आर भी पता है आपको, ये रही कितनी है? 2.56। ठीक है, जब यहां से एफ आर निकालोगे तो 2.56 में से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 0.36 माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एफ आर बराबर, जब इसमें से इसको उठाओगे तो 6 में से 6 गया 0 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 में से 0 गया 2 बचा, यानी कि 2.20 सेंटीमीटर आ गई एफ आर। एफ आर आ गई हमारी 2.20, ये आ गई। बस अब क्या है, हम बस अनुपात निकाल लेंगे। इस साइड का अनुपात निकालोगे तो ऊपर का बट्टे नीचे का, ऊपर का बट्टे नीचे का लिखोगे ना, पीई बट्टे ई क्यू लिखोगे। और पीई आपको पता है 0.18, यानी कि 0.18, और ई क्यू अभी आपने निकाला है 1.10। देखो, जिसमें भी दो अंक बाद है इसमें भी दो अंक बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 18/110 बचा। अब ये 2 से कट गया 9 बार, और ये 2 से कट गया 55 बार, ये आ गया 9/55। अब ऐसे उस साइड का निकाल लो अनुपात, तो उस साइड का निकालो तो पी एफ बट्टे एफ आर आएगा। क्या आएगा? पी एफ बट्टे एफ आर आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो सर हाँ आएगा। तो पी एफ कितना है भाई? 0.36। कितना है? 0.36 बट्टे, और एफ आर कितना है? 2.20 आया है हमारा, 2.20 आया है। अब इसमें भी दो अंक बाद पॉइंट, इसमें भी दो अंक बाद है, सेम अंक पॉइंट होते हैं ना, सेम अंक बाद तो कैंसिल हो जाता है। तो बचा यहाँ पे क्या? तो ऊपर बचा 36, नीचे बचा 220। ठीक है, अब आप देखो तो ऊपर कट रहा है 4 से 9 बार, 4 से ये कटेगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि वही 9/55 आ गया। तो अब आप देख पा रहे हो इसका जो मान आ रहा है वही इसका मान आ रहा है, यानी कि ये जो दोनों अनुपात हैं भाई बराबर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो आपको पता चला 1 व 2, यानी कि मान लो दोनों समीकरण ही है। तो 1 व 2 से आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों अनुपात क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, यानी कि पीई बट्टे ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ बट्टे एफ आर के। जब हमें अनुपात बराबर दे रखा हो तो समांतर पूछेगा। तो ये कब किससे बताते हैं समांतर? विलोम से, यानी कि बीपीटी के विलोम से।
हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई एफ है समांतर क्यू आर है। बस ई एफ किसके समांतर है? क्यू आर के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, बस इसमें ये चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ी और कुछ नहीं। क्लियर है इतनी सी बात? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आज की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम रखेंगे यहीं पर। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।